हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम के बारे में कई सारे प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में बनते भी हैं और इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछा भी जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। इससे हमें जो है क्लियरली हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू पॉइंट इसको करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस नदी पर है, और फिर उसके बाद के बांध के इसके क्या क्या नाम हैं, क्योंकि इसके अलग अलग नाम है। स्थानीय भाषा में इसको कुछ कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है, तो इसको अलग अलग तरीके से हम इसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बांध का डिज़ाइन, किसने इसका डिज़ाइन बनाया और किस प्रकार से इसका डिज़ाइन है, और डिज़ाइन की क्या विधि है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, नाप झाँप कितनी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसका इतिहास, कि इसका इतिहास क्या रहा है शुरू से अब तक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका विरोध भी इसका जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, और किस कारण इसका विरोध हुआ है, क्या कारण रहे हैं, किन किन ने विरोध किया है, और कैसी कैसी जो है इसकी विरोध में कमेटी बनी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो अब हम देखते हैं कि इसके किस नदी पर बना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी बांध जो बनाया जाता है वो किसी ना किसी नदी पर ही बनाया जाता है, और या फिर जो जहाँ पर दो नदियों का आगे संगम बन रहा हो तो वहाँ पर इस बांध को जो है बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस नदी पर है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है, और उत्तराखंड के एक जिला है टिहरी, उस जिले में जो है इसको बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि भागीरथी नदी जो निकलती है वो उत्तरकाशी के गोमुख से निकल कर आती है, और भिलंगना नदी जो निकलती है वो टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोनों नदियों का संगम जो है वो हमारा गणेश प्रयाग में होता है। तो जहाँ पर गणेश प्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है वहाँ पर जो है इस बांध को बनाया गया है। और भागीरथी और भिलंगना, अगर एग्जाम में जो है आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन नदियों के संगम पर जो है टिहरी बांध को बनाया गया है, या फिर अगर ये पूछ लिया डायरेक्ट कि भाई टिहरी बांध जो है वो किस जिले में है, तो वो भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि रेलवेज वगैरह में ऐसा आसान क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ पर है। तो गणेश प्रयाग में जो है टिहरी और भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, और वहाँ पर इस बांध को बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके नाम। तो सबसे पहले जो है इसका नाम टिहरी बांध भी इसको बोलते हैं, फिर जो है इसको हम सुमन सागर भी बोलते हैं। सुमन सागर जो है इसका जो है स्थानीय नाम है सुमन सागर। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको गणेश प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर इनका संगम है, जहाँ पर इस बांध को बनाया गया है, वहाँ पर गणेश प्रयाग है। अगर हम थोड़ा इतिहास के बारे में बात करें, पीछे जाएं, तो जो हमारा गढ़वाल राज्य है, गढ़वाल जो हमारा जो है मंडल है, उसमें पंवार राजवंश ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। अगर हम बात करें तो 888 से लेकर 1949 तक, यानी कि आज़ादी के 2 साल के बाद तक भी जो है पंवार वंश ने जो है शासन किया है। बेसिकली जब जो है अंग्रेज जो है भारत में आ जाते हैं, तो फिर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, तो वो उत्तराखंड पे भी जो है इसका कब्जा करते हैं। तो जब गढ़वाल पे वो कब्जा करते हैं तो उनको जो है उस समय जो है सुदर्शन शाह पंवार वंश के राजा होते हैं। तो ये सुदर्शन शाह को जो है गढ़वाल का पूर्वी कुछ भाग जो है टिहरी का जो है दे देते हैं कि भाई तुम जा जाओ, और सुदर्शन शाह जो है वहाँ पर टिहरी में ही जो है अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो ये जो वो गणेश प्रयाग है, इसको पुरानी टिहरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी में जो है सुदर्शन शाह अपनी राजधानी बनाते हैं, और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के विकास में जो है पंवार वंश के राजाओं का जो है बहुत सहयोग रहता है। 2007 में जो है आखिरी जो है इसके जो शासक थे मानवेंद्र शाह, उनका जो है निधन हो चुका है। बहुत सारे शासक रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है। तो दूसरी बार हम बात करते हैं, तो गणेश प्रयाग जो है ये पुरानी टिहरी के नाम से जाना जाता है, जो कि अब डैम में डूब चुका है। इसमें जितने भी लोग थे सब जो है वहाँ से पुनर्स्थापित किया गया है उन लोगों को, और जितने भी जहाँ पे गांव, ज़मीनें और जो भी चीज़ें थी वो सब जो है डैम में डूब चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको स्थानीय भाषा में सुमन सागर भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गणेश प्रयाग है, मैंने अभी आपको बताया कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर गणेश प्रयाग है, और यहीं पर थी स्वामी राम तीर्थ की तपस्थली। तो स्वामी राम तीर्थ ने जो है यहाँ पर तप किया था इस संगम पर, तो इसलिए इसको स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने इसके अंदर जो है समाधि ले ली थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है, ये कि हमारे राष्ट्र का जो है ये गांव है, इसको इसकी संज्ञा भी दी गई है।
तो अगर पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि अगर हमसे डायरेक्ट जो है परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर जो है टिहरी बांध बना है। और अगर जो है हमसे ये पूछा जाता है कि भाई इसके नाम क्या है, तो सुमन सागर इसको कहा गया है, स्थानीय नाम सुमन सागर है, और स्वामी राम तीर्थ सागर भी इसको कहा गया है, गणेश प्रयाग भी इसको कहा गया है, और टिहरी बांध तो इसको हम बोलते ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि बांध का डिज़ाइन। तो देखो, कोई भी बांध बनाने के लिए पहले उसका डिज़ाइन बनाना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। पहले उसका जो है, जहाँ पे हमको बांध बनाना है, जहाँ पे डैम बनता है, उस जगह का जो है परीक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के बाद जो है यहाँ पर किस तरीके का बांध बनता है। बेसिकली हमारे भारत में दो तरीके से बांध बनाए जाते हैं। एक होता है कंक्रीट बांध, कि कंक्रीट जो है उसको सरिये से बिल्डअप करके उसको उठा के जो है बेस बनाया जाता है, बेस को ऊपर से ऐसे लाके ऐसे किया जाता है, उसके बाद बांध को बनाया जाता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि काफर बांध है। काफर बांध बोलते हैं मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध, जिसमें ना तो कोई कंक्रीट होती है ना ही सरिया होता है, वो केवल और मिट्टी और पत्थर के, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ में केवल दो चीज़ें होती हैं, मिट्टी और पत्थर। तो इसी तरीके से इस बांध को जो है बनाया गया है। तो टिहरी बांध जो है वो काफर बांध है, जिसको मिट्टी और पत्थर से ही बनाया गया है। दूसरे, इसका डिज़ाइन किसने कहा था, डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका डिज़ाइन बनाया था जेम्स ब्रून ने। ठीक है, जेम्स ब्रून ने इसका डिज़ाइन बनाया था। और अब हम बात करते हैं कि विधि है, तो काफर पत्थर से, वो मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध है, काफर बांध है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। हम देखते हैं कि बांध का डिज़ाइन जो है वो ऐसे है, ये देखिए। तो हम ये समझते हैं कि ये कैसे है, तो ये ऐसे करके बांध है, यानी कि जो ये इसका बेस है या इसको बुनियाद अगर हम कहें तो ये 1128 मीटर है। अगर हमसे कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया तो जो इसकी सतह की जो चौड़ाई है, इसका जो बेस है, बुनियाद है, वो हमारी जो है 1128 मीटर है। फिर उसको ऊपर लाते 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 ये जो चीज़ है ये 20 मीटर है। तो ये जो ऊपर की चीज़ है इसकी, ये हमारी 20 मीटर है। ठीक है, अब हम बात हो गई ऊंचाई इसकी 260.5 मीटर, 260.5 मीटर है। और हम भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और जो है एशिया में प्रथम है, और विश्व में चौथे स्थान पर इसका जो ये है स्थान आता है, इसका विश्व में चौथे स्थान पर आता है ये। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ें क्लियर की कि बांध के नाम के बारे में हमने जाना, जो चीज़ें होगी। देखो, इसमें आपको ये बेसिकली चीज़ें हैं जो पेपर में एकदम से पूछी जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आपको समझनी है। कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से भी जो है उठाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब हमारा देखो, हमें पता है कि उत्तराखंड 2000 में बना था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक जिला था। ठीक है, तो इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो 1949, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1949 से 1961 तक, 1949 से 1961 तक यहां पर सर्वे कराया। देखो, ध्यान से देखना, 1949 से 1961 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर सर्वे कराया कि भाई हम यहाँ बांध बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो 1949 से 1961 तक यहाँ पर सर्वे चला ताकि बांध बनाया। तो सर्वे के बाद ये पता चला कि ये जो है कि यहाँ पर इन्होंने, सर्वे वालों ने कहा कि भाई यहाँ पर हम जो है बांध बना सकते हैं, यहाँ पर बांध बन सकता है। ठीक है, आप जो है इसको सीरीज वाइज याद रखें। अगर आप इसको सीरीज वाइज याद रखेंगे तो आप इसका कोई भी वर्ष भूल नहीं सकते, और एग्जाम में किसी भी तरीके से हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास की हमने बात की, तो 1949 से 1961 तक इसको जो है हमने सर्वे कराया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने कराया? उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया। तो सर्वे कराने के बाद सर्वे में कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है बांध बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी, ये थोड़ा छोटा लिखा है, आप समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, मैं हर बात को रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक आयोग है, योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में होती है, और योजना आयोग भारत की तमाम योजनाओं को पुटअप करता है। अब जो है 1 जनवरी 2015 से उसका नाम भाजपा सरकार ने नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो योजना आयोग ने सन 1972, 1972 वो वर्ष है जब योजना आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बांध को बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब आप ध्यान रखिए कि इसकी स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, सर्वे भी चल रहा है, सर्वे चला है 1949 से 1961 तक इसका सर्वे चला है। तो देखो, जब सर्वे चला होगा
तो लोग सर्वे करने आए होंगे, लोगों ने उनसे बात की होगी, पता चला होगा कि यहाँ पर कोई बांध बन रहा है, तो तब लोगों ने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसका विरोध शुरू से ही रहा है। सबसे पहले अगर हम विरोध की बात करें तो सबसे पहले राजमाता कमलेंदुमती शाह ने इसका विरोध किया था। अगर हम क्वेश्चन पे एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली आ सकता है कि सबसे पहले इसका विरोध किसने किया था, तो कमलेंदुमती शाह ने इसका जो है विरोध किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1972 वो वर्ष है जब जो है योजना आयोग ने इसकी जो है स्वीकृति प्रदान की कि भाई आप बांध बना सकते हो। ठीक है, 72 वर्ष हो गया। उसके बाद एक वर्ष आता है 1978। 1978 वो वर्ष है जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने बांध के कार्यों को शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांध के कार्यों को शुरू किया, तो 1978 वो वर्ष है जब उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग ने बांध के कार्य को शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब कार्य शुरू हो चुका है। जब कार्य शुरू होगा तो विरोध भी होगा। अगर आप ये चाहते हो कि भाई अब इसके जो वर्ड्स हैं उनको कोडेट करके जो है मिलान करके याद रखें या लिंक करके याद रखें, तो आप जो है उससे भी कर सकते हैं। तो 1978 में ही वो वर्ष है जब बांध विरोधी समिति का गठन किया गया। सबसे पहले जो है बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में ही किया गया था। तो इससे हम याद कर सकते हैं 78 में बांध का कार्य शुरू होता है, 72 में स्वीकृति मिलती है और फिर 78 में ही जो है विरोधी समिति का गठन जो है हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं 1988। 1988 वो है, अब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कहते हैं कि भाई कार्य धीरे कर रहा था, तो इसलिए जो है 1988 12 जुलाई 1988 को वो वर्ष है जब हमने THDC की स्थापना की, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। ये किस लिए की थी? ये इसी बांध के कार्य को करने के लिए की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट आ जाता है कि THDC की स्थापना कब की गई थी, तो डायरेक्ट भी हमारे से जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अब क्या हुआ। अब 1988 के बाद वर्ष आता है 1989 का। 1989 वो वर्ष है जब जो है उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से टिहरी बांध का कार्य लेकर THDC को दे दिया गया। यह आ सकता है कि THDC ने टिहरी बांध के कार्य को अपने हाथ में कब लिया, तो ये हमारा आ जाता है 1989 में। ठीक है, अब इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि अब जब शुरू में जो इसकी जो क्षमता थी वो 600 मेगावाट की थी। शुरू में जब हमने जो है बांध को स्टार्ट किया और कि इसकी जो क्षमता थी वो 600 मेगावाट की थी और बजट जो था वो 197 करोड़ रुपए का था। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं वर्ष आता है 1986। इंपॉर्टेंट है, पहले UBTR जब एग्जाम कराता था तो बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अदर्स एग्जाम में भी इस प्रश्न को इतना पूछा गया है कि टिहरी बांध हेतु रूस के साथ समझौता कब हुआ था। तो 1986 वो वर्ष है जब हमने रूस के साथ टिहरी बांध को लेकर समझौता किया था। अब हम बात करते हैं 1986 में, यहाँ पर जो है रूस के राष्ट्रपति आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने ये आए और इन्होंने जो है इसके साथ समझौता किया। अब इसकी जो है 600 मेगावाट को 2400 मेगावाट कर दिया गया। इसके 600 मेगावाट को जो है 2400 मेगावाट कर दिया गया और इसके बजट को भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, लगभग इसमें 800 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है खर्च हुए थे। तो हम बात करते हैं, अब हमारे बात होगी। सबसे पहले हमने कहा कि सर्वे हुआ 1949-61 में तक जो है, फिर उसके बाद हमने कहा कि योजना आयोग ने 1972 में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। फिर हम कह रहे हैं कि 78 में जो है काम शुरू हो चुका है। 88 में THDC की स्थापना कर कार्य 89 में उसको दे दिया गया है। अब हम कह रहे हैं कि 86 में जो है इसकी जो है समझौता भी हो गया कि भाई समझौता हो गया रूस के साथ, अब इसको जो है इसकी मेगावाट को भी बढ़ा दिया गया। अब जो है 1990 वो वर्ष है जब लोगों के विस्थापन का कार्य THDC को दिया गया। देखो THDC की स्थापना 1988 में होती है, 89 में काम पकड़ते हैं, 90 में इसको एक और जिम्मेदारी देते हैं कि भाई जो लोगों का पुनर्वास होना है, जो लोग गणेश प्रयाग में रह रहे हैं, पुरानी टिहरी में रह रहे हैं, जब वो डाम में जो है वहाँ से डूब जाएंगे, उनके घर, उनकी ज़मीनें, उनके खेत खलियान, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो उनके पुनर्वास यानी कि स्थापन की जिम्मेदारी जो दी गई वो THDC को ही दी गई। कहते हैं कि लगभग 1 लाख लोगों का पुनर्वास हुआ, 1 लाख लोगों को जो है वहाँ से निकाला गया और इसके लिए 565 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए। फिर उन्हें जो है देहरादून के विकास नगर, कुछ अलग अलग जगहों में जो है उनको जो है बसाया गया। ठीक है, वहाँ से निकाला गया।
अब हम बात करते हैं कि 1990 में विस्थापन का कार्य जो है टीएचडीसी को दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम कहते हैं कि अब जो है एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि 90 तक ये कार्य चले। कहते हैं कि फिर दिसंबर 2002 के आसपास जो है आंशिक रूप से जो है पानी भरने लगा और जो है टिहरी जो है, पुरानी टिहरी जो है डूबने लगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विरोध की। अब विरोध से जो है आगे की चीज़ें को समझेंगे। विरोध के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो विरोध किया था वो कमलेंदुमती शाह ने किया था कि भाई ये बांध नहीं बनना चाहिए। और विरोध का कारण जो है, बहुत सारे कारण हैं। देखो उत्तराखंड जो है, अगर हम बात करें उत्तराखंड जनपद का, टिहरी उत्तराखंड जिले का जो है टिहरी जनपद, तो ये एक भूकंप जोन में आते हैं। हम 4 से 5 भूकंप जोन में आते हैं और टिहरी भी उसमें आता है। और ये यहाँ पर आए दिन बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि और भूकंप जो है आते रहते हैं। और एक कारण ये भी था कि जो टिहरी, कहते हैं कि विज्ञान जो है, वैज्ञानिक कहते हैं कि टिहरी डैम के नीचे से भूकंप की एक जो है रेखा भी गुजर रही है। अगर कभी जो है 8 पॉइंट रिएक्टर स्केल तक ये जो है 8 रिएक्टर स्केल तक जो है ये भूकंप को झेल सकता है टिहरी बांध। लेकिन अगर भविष्य में इससे ज़्यादा जो है, ज़्यादा का भूकंप आता है तो ये इसको नहीं झेल पाएगा। ठीक है, ये टूट भी सकता है। तो वो जो भूकंपीय रेखा है वो इसके नीचे से गुजरती है। अगर भविष्य में कभी बड़ा भूकंप आया, ऊपर वाला करे कि ऐसा ना हो, तो बहुत सारी इसी मतलब उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में होगा। यानी कि जहाँ तक गंगा की बात करें हम, तो गंगा नदी जहाँ तक जाती है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है हानि और नुकसान होगा। तो शुरू से ही इसका विरोध रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1978। देखो अभी हमने ऊपर बात की है कि 78 में हमने इसके कार्य को शुरू किया है और 78 में ही जो है बांध विरोधी समिति बन जाती है। बांध विरोधी समिति जो है बन जाती है और इसके अध्यक्ष जो है विद्यासागर नौटियाल बनते हैं। बांध विरोधी समिति 1978 में बनती है, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति बनती है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें थे 1979 और समिति के साथ पहले से जुड़े हुए भी सदस्य हैं, जैसे वीरेंद्र सकलानी हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए और भी बहुत सारे लोग जो है इस कमेटी के साथ जो है जुड़े हुए थे समिति के साथ। अब 1979 में जो है इंपॉर्टेंट वर्ष है। 1979 वो वर्ष है जब जो है वीरेंद्र सकलानी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की इसके विरोध में कि भाई ये बांध नहीं बनना चाहिए, पर्यावरण कारणों से ये बड़ा खतरनाक है, हानिकारक हो सकता है, इसलिए उन्होंने जो है याचिका जो है डाली है। तो 1979 में जो है याचिका डाली वीरेंद्र सकलानी ने। ये भी सीधा यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि 1991 में समिति की बागडोर सुंदरलाल बहुगुणा के हाथ में आती है। 1991 वो वर्ष है जब समिति की बागडोर जो है सुंदरलाल बहुगुणा के हाथ में आती है और वो जो है 76 दिनों तक धरना देकर बांध के कार्यों को रोके रखते हैं। अब सुंदरलाल बहुगुणा जो है 76 दिनों तक, किसने टिहरी बांध के कार्य को 76 दिनों तक धरना देकर रोके रखा? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। 1991 में धरना देते हैं। तो उसके बाद जो है अब 91 तक जो है धरना दिया। अब जो है अब केंद्र सरकार में हलचल मच गई कि भाई जो है कार्य में अड़चने आ रही हैं, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, विरोधी समिति बन रही है। अब केंद्र सरकार क्या करती है? देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये किताबों में नहीं मिलेगी आपको। 1996 में 1996 वो वर्ष है जब हनुमंत राय समिति का गठन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान से देखिएगा कि 1996 में हनुमंत राय समिति का गठन किया जाता है। 1996 में हनुमंत राय समिति का गठन किया जाता है और यह समिति जांच करती है कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं। तो 1996 में जो है इसका गठन होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता। फिर उसके बाद 2001 वो वर्ष है जब मुरली मनोहर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुरली मनोहर जोशी जो है समिति बनी थी एक, उसका गठन होता है। और वो भी इसके कार्य को ये देखने के लिए कि भाई इसमें जो है कहीं दिक्कतें हैं या क्या है। देखो शुरू से ही अगर हम बात करें तो 1949 में सर्वे हो रहा है, तब भी जो है ये कहा जा रहा है कि भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर जो है समितियां जो बनती हैं वो यही बीच बीच में जो समिति बनी है उन्होंने यही कहा है कि भाई ये बांध जो है नहीं बन सकता, यहाँ पर पर्यावरणीय कारणों के कारण ये बहुत खतरनाक जोन में है, नहीं बन सकता, इससे बहुत हानि हो सकती है भविष्य में। लेकिन फिर भी तो उसके बाद भी जो है इतने विरोधों के बाद भी कार्य नहीं रुका और दिसंबर 2002 में सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलनों का केंद्र रहा टिहरी
और इतने सारे जो है आंदोलन, इसके विरोध में आंदोलन और ये सब जो है उसकी स्वामी राम तीर्थ की तपस्या सब जो है आंशिक रूप से जो है डैम में डूब गए। और 30 जुलाई 2006 को इसका प्रथम चरण शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि कितने मेगावाट की है। तो टोटल ये 2400 मेगावाट की है, जो कि 1000 मेगावाट की टिहरी बांध परियोजना है और 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट योजना है। ठीक है, 2000 मेगावाट हो गया। और 400 मेगावाट की योजना टिहरी डैम से 20 किलोमीटर दूर, टिहरी डैम से 20 किलोमीटर दूर जो है भागीरथी नदी पर जो है इसको वो परियोजना बनाई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे हमें लाभ क्या मिलता है। तो लाभ ये मिलता है कि प्रतिवर्ष जो है सरकार को 2000 करोड़ रुपए का इससे लाभ मिलता है। अब राज्य को क्या मिलेगा, तो राज्य को हमारे जो है इसमें जो है 12% बिजली जो है रॉयल्टी के रूप में मिलती है, 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है, प्लस स्थानीय जो लोग हैं टिहरी के उनको इसमें रोजगार दिया गया है। और पर्यटन से जो हम कमा रहे हैं वो भी हमारे पास है। उसके बाद जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हमारे ये राज्य को जो है सिंचाई के रूप में भी जो है जल देता है। ठीक है, इसमें जो है 6.04 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इससे सिंचित हो रही है। ठीक है, और प्रतिदिन दिल्ली के 40 लाख लोगों को 300 क्यूसेक पानी प्रतिदिन मिल रहा है और 200 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रतिदिन मिल रहा है। ये इससे लाभ है। और हानि ये है कि अगर भविष्य में ये टूटता है तो जनमानस की जो है बहुत हानि होगी। तो उम्मीद है आपको जो है बहुत जो है समझ में आया होगा। 2-3 पॉइंट्स इसमें नए हैं जो कि परीक्षा की जो है दृष्टि से पूछे भी जा सकते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, जुड़े रहें चाणक्य स्टडी पॉइंट से।